टॉपिक है हमारा आज का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। और पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फॉर्मल। डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ऐसे रूल्स वो क्या होता है, ऐसी पोस्ट या ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सब रिटन फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश द पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो पूरा का पूरा जो डिजाइन किया गया है ना, कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी और कौन कौन से व्यक्ति वहां पे का काम करेंगे, उनकी क्या राइट एंड ड्यूटीज होंगे, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये कहलाता है आपका फॉर्मल। क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही तय किया गया है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। समझ में आई बात? ठीक है, ये तब क्लियर हो पाता है जब आप इनफॉर्मल को जान लेते हो। इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप खुद नहीं बनाए जाते, आप खुद ही बना लेते हो। ठीक है, यारी दोस्ती से साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है, और आप दूसरे डिपार्टमेंट के हो, ठीक है, और आपस में संबंध में बातचीत होने लग गई, ठीक है, तो आपने थोड़ा बहुत उसकी हेल्प कर दी, उसने आपकी हेल्प कर दी, इस तरीके की चीजें होने लग गई। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बना करके नहीं दिया था वो ढांचा जो है। ठीक है, आपसे नहीं कहा था कि भाई उसका भी काम करते ना। ठीक है ना, तो जब इनफॉर्मल समझ में आ जाता है ना, तब फॉर्मल भी क्लियर हो जाता है। तो फॉर्मल अब क्लियर हो गया। फॉर्मल का मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो बनता है, ठीक है, जिसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज पहले से क्लियर होते हैं, रिटन में होते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, किसके अंडर में काम करेंगे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो पूरा वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, और डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए फॉर्मल व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन आर कंसिक्यूटिवली कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल तब कहा जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो काम होते हैं वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए पर्टिकुलरली चल रहे उसी तरीके से जिस तरीके से डिसाइड किया गया था चलने के लिए। प्रीडिटरमाइन जब पहले किया था चलने के लिए तय किया गया था, उसी तरीके से चल रहे हैं और उसी तरीके से वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर? ठीक है जी। आ जाते हैं फीचर्स के बारे में। इट हैज ए डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। बता ही दिया आपको, इनके अंदर रिलेशनशिप पहले से ही डिफाइंड होता है कि किसके अंडर में कितने लोग, कौन लोग होंगे, कौन किसके पास क्या अथॉरिटी है, रिप्रेजेंट कौन किसको करेगा, ठीक है ना, पहले से डिटरमाइन होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट विच क्लियरली डिफाइन द म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गए लोगों के बीच में, ठीक है, वो पहले से ही डिटरमाइन हो रखे होते, बताया जा रहा है। विच क्लियरली डिफाइन द म्यूचुअल रिलेशनशिप, एवरीबडी नोज द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी को अपनी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है एकदम क्लियरली। ठीक है, दिस क्लियरली शो हु विल बी रिपोर्टिंग टू हूम, और इससे ये पता चलता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। पहला पॉइंट है हमारा डिफाइन इंटर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन द रूल एंड प्रोसीड्यूर। ठीक है, रूल्स और प्रोसीड्यूर के भी यहाँ पे बना हुआ होता है, मतलब जो रूल्स डिसाइड किए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो इसमें कुछ बताना है, बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। ठीक है जी, समझे? अगला पॉइंट है हमारा इट बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन और वर्क के यहाँ पे काम को बांटा जाता है, तभी तो नई नई पोस्ट बनती है, और उस काम को इस तरीके से बांटा जाता है कि हर एक व्यक्ति को लायबल बनाया जाता है किसी दूसरे के लिए, रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता है ना। भाई मैंने अगर काम 4 जगह पे बांटा तो चारों को अपने लिए रेस्पॉन्सिबल बना लूंगा कि भाई तुमको काम करके देना है मुझे। समझ में आई बात? इस तरीके से जो है हम रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटे जाते हैं। तो क्या है, एक्चुअल में इसका बेस क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है ना, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके क्रिएट किया जाता है, इसे जानबूझ करके किया जाता है। एग्रीमेंट साइन होते हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहता है कि भाई आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, आपको ये रिप्रेजेंट करेगा, आपकी ये राइट्स हैं, ये अथॉरिटीज हैं, ये जानबूझ करके किया जाता है। पूरा प्री प्लान्ड होता है, प्लानिंग के साथ होता है सब कुछ। समझ में आई बात? ठीक है ना।
तो डेलिब्रेट फंक्शन है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल क्या है? इम्पर्सनल इन नेचर, कोई पर्सनल नहीं होता। मतलब जो इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं ना, जैसे तुम्हारा बॉस है और तुम हो, तुम्हें उनको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। बट आपके बीच में कोई इम्पर्सनल जो पर्सनल रिलेशन नहीं रहेंगे। पर्सनल रिलेशन जैसे कि हालचाल पूछ लिया, ठीक है, होता है ना जनरली कि भाई काम से काम मतलब रखना, वो वाली बात है। तो इसमें सिर्फ काम से काम मतलब रखने वाली बात होती है कि हाँ भाई बॉस ने काम दिया है तो मुझे करना है, मैंने सामने वालों को काम दिया तो उसे वो करना है। इसमें ये नहीं कि भाई तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। क्यों नहीं पूछी जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे बनता ही नहीं है। समझ में आई बात? आप कहीं से आए हो काम करने के लिए, हाँ बाद में भले ही बन जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है कि इम्पर्सनल होता है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो बिल्कुल इम्पर्सनल होता है। समझ में आई बात? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना कहता कि भाई हालचाल पूछो अपने एम्प्लॉय से या सबऑर्डिनेट से, ठीक है ना। तो ये क्या है? इम्पर्सनल होता है। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज मोर स्टेबल। क्या होता है? मोर स्टेबल। क्या हो गया था? अच्छा, वीडियो बंद नहीं होती ना। हाँ, इट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल में क्या है कि मतलब कहने का ये है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल बना रहेगा। ठीक है, बना कैसे रहेगा भाई? पोस्ट जो है वो रूल्स के हिसाब से डिसाइड की गई है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कल को जाकर के ये बोलेंगे नहीं मैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे काम नहीं करूंगा, मुझे कोई और काम करना है। ठीक है, या मैं इस बॉस के अंडर में काम नहीं करूंगा, मुझे कोई और काम करना है। नहीं करना तो जाओ छोड़ करके बिजनेस, यही तो होगा ज़्यादा। आपके लिए स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज कर दिया जाएगा। ये स्टेबल होता है। ये जो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेबल होता है। देखो एकदम क्लियर तब हो जाएगा जब आप फॉर्मल इनफॉर्मल कंपैरिजन पढ़ने लग जाओगे। ठीक है ना। अभी ये सारी पॉइंट अपोजिट हो जाएंगे जब इनफॉर्मल में जाओगे तो। ठीक है जी। अच्छा, इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर ना रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ना फिक्स करना आसान होता है भाई, क्योंकि पहले से ही पेपर पे लिख करके रूल्स के बिहाफ पे लिख करके आपको ये दिया गया कि भाई आपको किसको रिप्रेजेंट करना था और क्या काम करना था। तो मैं आपको अकाउंटेबल बना सकता हूँ। मैंने भावना को बोला कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो ये काम उनका ही है क्योंकि मेरे अंडर में यही काम करते हैं और ये मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इनको वो काम करना ही करना है। ये अकाउंटेबल है, मतलब अकाउंटेबल वो मेरे लिए जवाबदेह हैं। मैं इनसे जवाब मांगूंगा कि भाई क्यों नहीं हुआ ये काम। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इसके अंदर आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि हर काम हर किसी को अलग से एकदम बिल्कुल डिटरमाइन किया गया है कि किसके क्या काम है, क्या राइट्स क्या ड्यूटीज हैं, कौन क्या काम करेगा। तो यहां पर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होती है। ओवरलैपिंग ऑफ एक ही काम को दोबारा दोबारा नहीं किया जाता है। अगर मान के चलिए अगर कोई एक एप्लीकेशन है और उसको उसको लिख करके मेल करनी है किसी के पास और ये काम भावना को दिया गया, तो ये भावना ही करेगी, नहीं करेगी तो नहीं होगा। मतलब कहने का ये कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा इसको। तो जब दूसरा करेगा नहीं तो ओवरलैपिंग का तो मतलब ही खत्म हो गया। आ गई बात समझ? ठीक है, मतलब एक काम अगर मैंने एक किसी पर्टिकुलर बंदे को दिया है तो वही करेगा उसको, तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है उसमें। ठीक है, तो इसमें ये एक फायदा है कि ओवरलैपिंग ऑफ नहीं वर्क नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल होता है वो फॉलो हो पाता है। कैसे भाई? इन्हें सिर्फ मेरी सुननी है, ये किसी और की नहीं सुनेंगे। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो परचेज मैनेजर होगा उसी की परचेज डिपार्टमेंट वाले लोग सुनेंगे। कोई दूसरे डिपार्टमेंट का या कोई ऊपर का बंदा भी आकर के बोलेगा तो वो सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि यहाँ पर भाई उनकी अथॉरिटी, उनके जो रूल्स हैं वो उसमें ये दिखाया गया कि आपको आपके बॉस की बात माननी है और उसी से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। समझ में आई बात? तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद है इजी टू गेट गोल्स, आपके जो उद्देश्य होता है उनको अचीव करना आसान हो जाता है। समझ में आया बात? भाई पहले से वेल स्ट्रक्चर बना करके जो काम जिसके लायक है उसको वो काम बांट करके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके राइट्स एंड ड्यूटीज दे करके और काम को परफॉर्म करवा रहा हो तो आसानी से गोल को अचीव किया जा सकेगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। फीचर्स में से ही तो कुछ पॉइंट आकर के एडवांटेज बनते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी बनी रहती है भाई,
कोई पोस्ट बिगड़ती नहीं है, ठीक है, कौन सी पोस्ट खाली है कौन सी नहीं, वो सबसे पहले से ही पता रहता है, कितनी पोस्ट बनेंगी, किसके पास क्या काम है, ये भी चीज़ आप स्टेबल बना रहता है। इट इज ईजी टू कहते हैं ऑल द पीपल वर्क बाई ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रिमेन कन्फाइंड विद इन द डोमेन ऑफ देयर अथॉरिटी द लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुड रिलेशनशिप विच इन टर्न लीड द स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। जब रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, अच्छे मतलब इन द सेंस है कि भाई बहुत क्या कहते हैं उसे वेल डिफाइंड रहते हैं, इसमें आपके बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कौन किससे बड़ा है। समझ में आई बात? कहीं किसी को लग रहा है कि भाई मेरी पोस्ट ऊंची है, भाई आपके पास सब लिखित में है, आपको पहले से बता के दिया गया कि भाई आपके पास ये राइट्स है, ये राइट्स है, जिसके पास जो अपने अपने राइट्स है, तो यहाँ पे पहले से ही फिक्स्ड रहता है, तो स्टेबिलिटी बने रहने का जो है फ़ायदा मिलता है हमको, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है इसके अंदर? लिमिटेशन ये है डिले इन वर्क, ठीक है, मतलब काम बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि अगर भावना को दिया गया है वो काम, तो अगर भावना नहीं आज छुट्टी पे तो काम डिले है आज का, कोई और करेगा नहीं उस काम को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मैंने फिजा से बोल भी दिया करने के लिए कि कर दो, तो वो कहेगी कि क्यों करूं, मेरे अथॉरिटीज़ के अंदर ये काम नहीं है, मेरी ड्यूटीज़ के अंदर ये काम नहीं है, तो मैं क्यों करूं। अगर रिलेशन अच्छे हैं, बातचीत अच्छी है, तो मैंने बोल दिया चलो यार कर दो, तो वो कर देगी, पर वो भी इनफॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि राइट्स उसके, ड्यूटीज उसकी नहीं थी। समझ में आई बात? तो काम जो है इसके अंदर डिले हो जाता है। आ गई बात समझ? जिसका जो काम है वही करेगा, चाहे वो कितना ही देरी क्यों ना हो जाए, ठीक है। दूसरा है आपका लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव नहीं हो पाता, मतलब कहने का ये है कि जो राइट्स एंड ड्यूटी जो लिख करके जो आपको जो प्रोसीड्यूर जो काम करने का तरीका जो मिल गया है ना, आप उसी पे करे जा रहे हो भेड़ चाल में। आपने कभी कुछ नया आइडिया ट्राई ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको ऊपर से ट्राई करने के लिए मना है, आपको पहले से काम करने का तरीका बता दिया गया, भाई ऐसे काम करना है, तो आप कोई नया आइडिया ट्राई नहीं करते, काम करवाने का तरीका भी ट्राई नहीं करते आप। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद है आपका मशीनाइजेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो है एक मशीन की तरह हो जाता है, मशीन की तरह हो जाता है, मतलब कहने का कि सिर्फ एक इतना ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉई और बॉस में उतना ही कॉन्ट्रैक्शन बात हो पाती है जब काम होता है। अगर कोई काम है, ऑफिस में गए, बात की, आके अपना काम करना शुरू कर दिया, कोई इंटरपर्सनल रिलेशन है ही नहीं, इसे कहते हैं मशीनाइजेशन हो जाना, कि पर्सनल रिलेशन इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है इसके अंदर। समझ में आई बात? पर एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में कि जब आप जॉब पे चले जाते हो ना, तो 24 घंटे में से आप 8 घंटे जॉब करते हो, मिनिमम 8 घंटे की तो जॉब होती है। 8 घंटे के बाद 1-1.5 घंटा आप आने जाने का खर्च कर देते हो, 10 घंटे खत्म हो गए, है ना। 6 घंटे सोने में निकाल देते हो, मिनिमम 6 घंटा तो सोते ही सोते हो, 16 घंटे हो गए। 8 घंटे बच गए आपके 24 घंटे में से। इस 8 घंटे में से आप ये समझ लो कि आपको फ्रेश होना है, आपको खाना खाना है, आपको घूमने जाना है, ठीक है। एक्चुअल में मतलब कहने का ये है कि अगर आप ज़िंदगी जीने का जो हिस्सा निकालोगे ना, उस हिस्से का 75% टाइम आप जॉब को देते हो। समझ में आई बात? 75। कभी आपने नोटिस ही नहीं किया ये चीज़, और कोई नोटिस नहीं करता। आप अपनी लिविंग टाइम का जो ज़िंदगी, भाई सोने वाला टाइम तो हटा दो, नहाने धोने वाला टाइम भी हटा दो, ठीक है ना। जो आप फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम का 75% हिस्सा आप जॉब को दे दे रहे हो, और ऐसी जॉब पे दे दे रहे हो जहाँ पे आप जाते हो, मशीन की तरह काम करते हो और शाम को वापस आ जाते हो। आप बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए वहाँ पे। जब हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ये वाला चैप्टर, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक चैप्टर है, उसके अंदर हमें बताएंगे कि भाई जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है ये कि आपका जॉब जो होता है या कहीं भी काम करने जाते हो, वह आपका मन लगना चाहिए उस काम को करने में। और मन तब लगेगा जब आप बिल्कुल ही ज़्यादा जो इम्पर्सनल रिलेशन में रहोगे तो मन नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दोस्ती यारी होनी चाहिए, तभी जाकर के मन लगेगा ना। अब बॉस को बॉस की तरह ही रहेगा ना वो, तो फिर मन नहीं लगता, ज़्यादा दिन टिकते नहीं एम्प्लॉय। देखा होगा आपने, चेंज हो जाते हैं, जॉब चेंज कर देते हैं लोग। समझ में आई बात? ठीक है।